देखिए, अब ये स्थानीय स्वशासन आप लोगों के लिए अगर नया है, ये तो हमने पढ़ लिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो प्रकार की सरकार है। ये तीसरे प्रकार की सरकार है, ध्यान सुनना। मतलब भारत में तीसरे प्रकार की सरकार, स्थानीय स्वशासन। इसमें दो प्रकार, दो आएंगे। एक तो क्या आएगा, ग्राम पंचायत, या इसमें कह सकता हूं मैं, सॉरी, इसमें दो प्रकार की सरकारों की बात करते हैं अपन। एक तो पंचायतों की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे नगर पालिकाओं, नगर पालिका। पंचायतों की और नगर पालिकाओं। अब देखो, ये आप इस शब्द देखो, इसमें लिखा है स्थानीय स्वशासन। इस शब्द से ही आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्थानीय का मतलब क्या होता है, उसी स्थान पर। स्व माने खुद के द्वारा, और शासन, ठीक है, प्रशासन। कैसे? हम अशोकनगर के रहने वाले हैं, हम पर शासन ना तो शिवराज सिंह चौहान करेंगे मामा, और ना ही नरेंद्र मोदी करेंगे। कर तो वो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वो ना कर रहे हो। अब शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी के कुछ अधिकार अलग हैं। अगर मैं कहूं कि साहब मेरी गली में नाली का पानी रुक रहा है, या मेरे यहाँ पानी के पीने के पानी की व्यवस्था फेल है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, ना तो ये शिवराज सिंह चौहान देखने आएंगे, ना नरेंद्र मोदी देखने आएंगे। ये ना राज्य सरकार का विषय है, ना केंद्र सरकार का विषय। ठीक है, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। ये हमारा लोकल काम है, हमारे स्थान का काम है, हमारे घर का काम है। मेरे गांव में कहाँ खेल का मैदान बनना है, कहाँ गौशाला बनना है, कहाँ पर हैंडपंप लगना है, ये काम मेरे इधर का है। और यदि मान लो वो लोग करें तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो लोग करेंगे भी तो वो बेहतर ढंग से, उन्हें क्या पता कि पानी का ढाल इस तरफ है और नाली बना दें वो इस तरफ है। पानी का ढाल इस तरफ है और उन्होंने आदेश दे दिया कि नाली बना दो इस तरफ, पानी थोड़ी उल्टा चढ़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोग बेहतर ढंग से जानते हैं, तो वो बेहतर तरीके से वहां पर शासन कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय सरकारें बनाई गई। स्थानीय सरकारें क्या है? जैसे हमारी गांव की सरकार हमारी पंचायत, हमारे गांव का काम कौन करेगा? गांव की पंचायत करेगी। शहर का काम कौन करेगा? शहर की नगर पालिका करेगी। क्लियर है ना? ये तीसरी प्रकार की सरकार की अवधारणा है। ओके, तो हम यही पढ़ने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन में हम पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन स्थानीय स्वशासन की हम थोड़ी सी पहले से बात करें तो अपन देखेंगे स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या रहा है। स्थानीय स्वशासन, अब आपको ये तो पता है कि हम 1947 में आजाद हुए हैं। कब हुए हैं? 1947। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ है, हमें आजादी मिली। उससे पहले भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। चलो, और उससे पहले जाए तो भारत में मुगलों का राज था। मुगल माने मुसलमान थे, बाबर, है ना। उससे पहले जाते हैं तो भारत में स्थानीय राजाओं का राज था, है ना। स्थानीय राजा, स्थानीय शासक थे, राजा रजवाड़े, यानी कि राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। ये उस समय की बात है कि भारत में स्थानीय शासक हुआ करते थे। तो दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में जो अनेक वंश थे, दक्षिण भारत में जो अनेक वंश, अनेक राजा हुए, उन्हीं में एक वंश था जिसका नाम था चोल वंश। क्या नाम था? चोल वंश। और चोल वंश की मैं बात करूं तो ये चोल वंश जो था, ये चोल वंश का जो क्षेत्र था वो दक्षिण में था, और तमिलनाडु वाला इलाका जो है इस इलाके में था। दक्षिण में आप देखोगे तो दक्षिण में ये जो तमिलनाडु का इलाका दिख रहा है आपका,
इस इलाके में चोल राजाओं का राज हुआ करता था। किसका? चोल राजाओं। आपको इतिहास पढ़ाया था मैंने, दक्षिण में तमिलनाडु में चोल थे, ऐसे ही वहां पर ये जो केरल वाला इलाका था, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर चेर थे। और ये बीच वाला इलाका, यहाँ पर कौन थे? पांड्य थे। कौन थे? पांड्य थे। ये तीन राजा हुआ करते थे। कब की बात है ये? जब यहाँ पर राजा, किसका, कौन राजा हुआ करते थे? मौर्य वंश। कौन थे यहाँ पर? मौर्य वंश, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, जब वो लोग यहाँ हुआ करते तब दक्षिण में चोल चेर पांड्य नाम के राज हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक चोल राजाओं का राज हुआ करता था। चोल राजाओं ने पहली बार दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में, किस साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में हमें स्थानीय स्वशासन की अवधारणा अपनाई थी। यानी कि उन लोगों ने, चोल राजाओं ने अपने अपने राज्य में अपने गांव के लोगों को कुछ पावर दे रखे थे, जैसे निर्माण कार्य के या थोड़े बहुत हल्के फुल्के न्याय के। ठीक है, ये सब उन राजाओं ने दे रखा था। ये प्रश्न पीएससी में आया हुआ है कि भाई स्थानीय स्वशासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो चोल साम्राज्य से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ओके, चलिए अब हम, ये तो इसकी ऐतिहासिकता की बात हुई। हम जरा एक व्यावहारिक बात करते हैं। व्यावहारिक बात मतलब कि हमने क्या अनुभव किया, आप लोगों ने, हमने क्या अनुभव किया, वो व्यावहारिक है। सैद्धांतिक चर्चाएं तो अपन संविधान के अंतर्गत करते हैं, पर तो व्यावहारिक बात करूं मैं, तो व्यावहारिक में हम लोग देखते थे कि आज से यदि 10-20 साल पहले अपन पहुंच जाएं तो गांव में, भारत का जो गांव था वो आत्मनिर्भर था। हमारा जो गांव था वो क्या था? आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर से तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भर से है कि वो सभी मामलों में उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे चाहे तो तुम दैनिक जीवन की बात कर लें, एक गांव के व्यक्ति को शहर आने की आवश्यकता नहीं होती थी। गांव में सभी प्रकार के वर्ण व्यवस्था या जाति के लोग रहा करते थे, जो अपना अपना कार्य किया करते थे, है ना। जैसे गांव में मुझे अगर घड़ा चाहिए तो कुम्हार था घड़ा बनाने के लिए, और कुम्हार को, है ना, हम साल भर में एक बार हिसाब करते थे उसका, फसल पर उसे कुछ गेहूं देते थे। साल भर जो है नाई बाल काटता था और एक साल में उसका हिसाब होता था। लोहार हमारे लोहे के सामानों को सही करता था, है ना। एक दूसरे के, उसको अनाज चाहिए था, हम उसको अनाज देते थे, कपड़ा वाला हमें कपड़ा देता था। ये व्यवस्था, ये तो हमारी आवश्यकताएं हो गई जो हम पूरी करते थे। ठीक है, साथ ही अगर गांव में कोई झगड़े वगैरह हो जाते थे, लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती थी, तो पुलिस या प्रशासन या न्यायपालिका की आवश्यकता, अदालतों की आवश्यकता नहीं होती थी। गांव में पंचायत बैठती थी, चाहे वो जमीन जायदाद संबंधी विवाद हो या फिर कोई आपराधिक कृत्य हो। तो उन आपराधिक कृत्यों या जमीन जायदाद संबंधी मामलों के निपटान हेतु गांव के लोग अपने कुछ वरिष्ठ लोगों को, है ना, गांव में एक बैठाते थे और उनकी द्वारा पंचायतें होती थी। यानी कि उनके निपटारे वहीं पर हो जाया करते थे, शहर तक आने की आवश्यकता नहीं थी। देखा जाए तो हमारे गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में जब देश आज़ाद हुआ और देश में नई संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू हुई, संविधान लागू हुआ, नई प्रकार की सरकारें बनी, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अस्तित्व में आई, और जो हमारे गांव का जो मूल स्वरूप था वो थोड़ा सा विकृत होने लगा। उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि गांव थोड़े से विकृत हुए। हालांकि जब संविधान बना, जब संविधान बन रहा था, तो संविधान में इस बात को भी ध्यान रखा गया कि गांव को भी कुछ आत्मनिर्भर बनाया जाए। गांव को ऐसी शक्तियां संविधान द्वारा भी दी जाएं कि गांव आत्मनिर्भर रहे। इस बात के सबसे ज्यादा जो हितैषी थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार था कि भारत गांव में ही बसता है। भारत की आधे से ज्यादा आबादी, आधे से ज्यादा की आबादी, 70-75% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और गांव से मिलकर ही भारत बनता है। तो गांव सशक्त होंगे, गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। इसलिए महात्मा गांधी का ये विचार था कि संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि गांव भी क्या हो? मजबूत हों। हालांकि शुरुआत में संविधान निर्माताओं ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर हाँ,
थोड़ा बहुत ध्यान दिया, आप भी उस बात को देखोगे कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या है? नीति निर्देशक तत्व, बताओ किस भाग में है? निर्देशक में भाग किस में है? भाग 4 में। किस भाग में है? भाग 4। ये मैं पढ़ा के आ चुका हूँ आप लोग। अगर कोई व्यक्ति सो रहा था वो अलग विषय है। देखो हम जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे ना। अब मैं आपको यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में कोई डिटेल चर्चा करूँ तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर। आप नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप जानते हैं, ये राज्य को दी गई नैतिक सलाह है। याद आ रहा है कुछ? यानी कि इनमें जो चीजें लिखी हुई हैं संविधान में, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात की गई है। और ये क्या है? एक राज्य को दी गई सलाह है। और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आपको ये भी पता होगा। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य को अपने इधर इन्हें लागू करना है अथवा नहीं करना। और नीति तत्व में ये भाग, इसमें एक आता है भाग जिसका नाम है 40, सॉरी अनुच्छेद जिसका नाम है 40। अनुच्छेद 40 ये कहता है, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि साहब राज्य सरकारों का ये दायित्व होगा कि वो अपने गांव में पंचायतों का गठन करेंगे। क्या गठन करेंगे? पंचायतों का गठन करेंगे। ये राज्य सरकारों का दायित्व होगा। आप चूंकि बात समझिए, ये बात लिखी है नीति निर्देशक तत्व में। बात नीति तत्व भाग 4, आप जानते हैं कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य चाहे तो दे दे, ना चाहे तो ना दे, है ना। ये कोई अनिवार्य नहीं है। इसीलिए आप समझिए कि इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर एक और बात आ जाती है, बात यह आ जाती है कि संविधान की जो हमने कहा 7वीं अनुसूची है, सातवीं जो अनुसूची है, अब आपको पता हो 7वीं अनुसूची में क्या है? कल ही पढ़ाया था आपको। केंद्र राज्य संबंध की बात हुई है। केंद्र राज्य संबंध की बात हुई है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सूचियां, है ना, केंद्र के विषय, राज्य के विषय, समवर्ती सूची के विषय कल आए थे ना क्लास, कल पढ़ाया था। और 7वीं अनुसूची में जो स्थानीय स्वशासन जो है, ये राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का। कल बताया था मैंने। चल बताओ बेटा, राज्य के कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? राज्य के कितने विषय हैं वर्तमान में? हैं? राज्य के विषय कितने हैं वर्तमान में? समझ में नहीं आई तुझे? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तू बता, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 5 हैं। 62 हैं। पहले 66 थे, अब कितने हैं? 61 हैं। ये 5 कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं। हाँ, 61 62 हो गए होंगे। कैन सूची में कितने हैं? पहले 97 थे, अब 100 है। अब ये दिक्कत है। तुम लोग क्लास जो हो गया वो मटेरियल भी तुम्हें, मतलब मैंने यहीं पर चीजें कम से कम, अब आप बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था एकदम, बिल्कुल बेसिक। अगर अब आपको सूचियों में कितने विषय हैं यही पता नहीं है तो तुम मर जाओ, पर आराम करो। क्यों? मैं पढ़ा चुका हूं, 6 6 7 7 बार पढ़ाया, यहाँ पर यही याद करवाया। उसके बाद तुम लोग मुंह आते, फिर मुझे बहुत क्रोध आता है, फिर मेरा मन करेगा तुम्हारा चोंच तोड़ दूं तुम्हारी। ये अभी अभी मैं पंचायतों की बात करूंगा और कल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ पंचायत स्थानीय स्वशासन का मैं कम से कम 500 बार बोलूंगा कि भाग 9 आर्टिकल 243 ए से लेके वो तक कम से कम 10 50 बार बोलूंगा अभी। और फिर मैं कल अगर यही पूछूंगा बताओ स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस भाग में, और तू फिर मोबाइल, तो फिर कितना बुरा लगेगा। यार कम से कम जो पढ़ाया उसको तो पढ़ के आओ तुम लोग, बेमतलब में टाइम खराब करते हो। तो स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। क्या कह रहा हूँ? राज्य सूची का अंतर्गत। इसका मतलब क्या होता है? तू मोबाइल दल्ला रे, बात बना ली दल्ला मोबाइल, राम को न। स्थानीय सूची का संबंध कायम है स्थानीय शासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्थानीय निकाय या पंचायतों या नगर पालिकाओं के मामले में जो भी प्रावधान करना है, जो कानून बनाना है, वो कौन बनाएगा? राज्य की सरकारें बनाएंगी। कौन बनाएंगी? ये किसकी जवाबदेही है? राज्य की जवाबदेही।
राज्य माने मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो भैया इस तरीके से ये काम दिया गया। अब राज्य तो भई अलग अलग हैं, और राज्य सब राज्यों की ही इच्छा है, तो हर राज्य में पंचायतों की व्यवस्था अलग अलग की जाएगी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कुछ समय बाद पंचायतें वगैरह बनाई गई, तो राजस्थान ने आए, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, सबने अपनी अपनी पंचायतें। कहीं पर पंचायत का सरपंच का कार्यकाल 3 वर्ष का है, तो एमपी में 5 वर्ष का है, तो बिहार में 2 वर्ष का है। कहीं पंचायतों में 3 प्रकार की पंचायतें हैं, कहीं 2 प्रकार की पंचायतें हैं, कहीं ग्राम पंचायत है, तो कहीं जिला पंचायत है, तो नगर पंचायत। मतलब सबके नियम, कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। कहीं सरपंच को ये पावर है, दूसरे प्रदेश में सरपंच को ये पावर नहीं है। बात समझ रहे हो? पंचायतों के प्रावधान हर प्रदेश में क्या थे, अलग अलग। और परिणाम इसका ये हुआ कि वो पंचायतें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि पंचायतों के नियम कानूनों में क्या नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। क्या नहीं थी? बात समझ में आ रही है? एक रूपता नहीं थी, एक जैसी पंचायत सब पूरे भारत में नहीं। और परिणाम इसका ये होता है कि पंचायतें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सरकारें इस पे अनेक प्रयास करती हैं कि पंचायतें सक्सेस क्यों नहीं हो रही हैं, और समय समय पर इस पे अनेक समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और हम एक जो पहली समिति बनाते हैं, वो समिति, ये समितियां बनाई हैं हमने। क्या बनाई? कुछ समितियां बनाई हमने। ये कुछ समितियां बनाई, समिति इसलिए बनाई जाती है कि भाई ये बता पाए कि पंचायतें सक्सेस कैसे होंगी, पंचायतें सक्सेस कैसे होंगी। तो हमने सबसे पहले एक समिति बनाई, इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1958 बनी। ये समितियां आपको याद होनी चाहिए। दूसरी समिति बनाई हमने के संथानम आयोग 1963 में। तीसरा बनाया अशोक मेहता समिति 1978 में। चौथा बनाया जे के राय समिति 1985 में। पांचवी बनाई LM सिंघवी समिति 1986 में। और लास्ट में बनाई के थुंगवन समिति 1988। अब ये वेरी मोस्ट है, ये आपके एग्जाम में आते ही है, ये आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों संबंध समितियां कौन कौन सी। आपके नोट्स में दिया हुआ, लेखा पढ़ी मत करना, नोट्स में दिया, आप पेज पलटो सब मिल जाएगा आपको। ए, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, एक जना बोल, तू बोल, क्या बोल रहा है? हैं? तन अलग है किसके? अशोक रहते थे। ये 57 है। हाँ ये 57 है। और ये संतानम का है, मैं कहने पढ़ दूंगा। तू तू केवल तू बोल, अगर तुमको बीच में बोलो ना कन्वर्ट हो जाऊंगा। तुम लोग जब एक साथ बोलते हो ना, तो मेरे थोड़े आवाज आती है कम, कुछ चे पे 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 पे, पागल मागल होगा। मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये 77 है, ये भी 77 है, ये 62 थी। ठीक है, और ये JB की राय समिति, ये उसमें दी नहीं है। हैं? क्या कह रहा है? सही है कि जा, और जा। आखिर ये 57 है, 77 है, ये सही कर लेना। और ये 82 में 62 कर लेना है इसको। ये आपके नोट्स में सही दी होगी, ये मैंने गूगल से उठा लिया, तो गूगल पे गलत आ गया था। ठीक है, ये पे पूरी सलाह मत दिया करो, एक व्यक्ति कोई बोलोगे तो मुझे तक आवाज पहुंचेगी। ये गूगल से मैंने उठा लिया था, तो आ गया होगा उसमें गलत, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लिखी हैं आपके नोट्स में समितियां। समितियों ने अलग अलग समय समय समितियां बनाई गई। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य क्या है कि पंचायती राज को कैसे लागू किया जाए, पंचायती राज सफल क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, पहली बार जो समिति बनाई गई उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। कब बनी थी? और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 68 में। कब दी? 58 में। कब दी? 58 में। और इसी की सिफारिशों के आधार पर हमने 1959 में, कब? 1959 में, क्योंकि ये पंचायतें बनाने का पहला जो जिसका कहना था वो किसका था? गांधी जी का था। तो गांधी जी का बर्थडे कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को पड़ता है। कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को हमने, कब? 1959, 2 अक्टूबर को हमने राजस्थान में पहली पंचायत बनाई। कब? कहाँ बनाई? राजस्थान में बनाई। कहाँ पर? नागौर में। कहाँ बनाई? नागौर एक जगह है राजस्थान में, वहां पहली पंचायत बनाई, राजस्थान के नागौर में। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर।
इसने सिफारिश क्या की थी? इसने ये कहा था कि पंचायतें 3 स्तर की हों। कितने स्तर की हों? 3 स्तर। 3 स्तर हो पंचायत के। पहला स्तर हो जिला पंचायत, क्या हो? जिला पंचायत। दूसरा हो जनपद पंचायत, और तीसरा हो ग्राम पंचायत। क्या हो? ग्राम पंचायत। आज भी ये 3 ही स्तर चलते हैं। ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है, और जिला पंचायत होता है। ये इस प्रकार से ये बात की गई। जो पहली पंचायत बनाई गई कहाँ पर? राजस्थान के नागौर। कब बनाई गई? 2 अक्टूबर 1959 को। किसकी सिफारिश से बनाई गई? बलवंत राय मेहता समिति। और इस पंचायत का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया। आई बात समझ में? तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहली पंचायत कब और कहाँ बनाई गई। ठीक है। पर अब बात वही है कि भाई सभी राज्यों से कह दिया गया कि आप अपने इधर पंचायत बनाइए। ये शुरुआत ही बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुन लेना, शुरुआत ही अभी। सभी राज्यों ने अपने अपने इधर पंचायत बनाई, सबके अपने अपने नियम कानून। और सभी लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि पंचायतें काम करेंगी, पंचायतों को काम दिया गया, पंचायतों को चुनाव कैसे, ये सब उन्होंने अपने अपने इधर अपने अपने हिसाब के नियम बनाए। लेकिन किसी भी राज्य ने ये बात नहीं करी कि पंचायतों को काम करने के लिए वित्त कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। यानी पंचायतों के विफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वित्त, पैसा। सरपंच तो बना दिया, पर सरपंच काम करेगा तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसा कौन देगा? तो ग्राम पंचायतों से उगा के पैसा, गांव से पैसा उगाओ, गांव में लगाओ, गांव के लोग दे देंगे पैसे। ये दिक्कत होती थी। वो तो उल्टे सरपंच से लेने बैठे होते हैं, है ना? अरे सरपंच, सरपंच हमारी कोठी खा गाओ, सरपंच हमारी लेटरिन खा गाओ, नहीं कहते तुम्हें गाँव के लोग? लेटरिन मतलब वो बाथरूम। तुम देखा नहीं, तुम गाँव में वो माइक पे कह रही, बोले भैया हम सरपंच हमारी लेटरिन खा गाओ, कोठी खा गाओ, है ना, कुआ खा गाओ। ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं वो लोग। ये हम खा गाओ, हमरे टेम भी खा गाओ, सब खा गाओ, सरपंच सेक्रेटरी। तो बात ये है कि भाई ये पंचायतों गठन के प्रावधान हुआ और पंचायतें बनाई गई। हमारे मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज अधिनियम 1962 आया। क्या आया? मध्य प्रदेश ने भी बनाई पंचायतें। पर वो सारी पंचायतें सक्सेस हो नहीं पा रही थी। हमने जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की ये रिपोर्ट, क्या है, पंचायत बनाई, उसकी जांच करने के लिए हमने के संथानम आयोग बनाया 1962। उसने भी यही कहा कि भाई यार ये पंचायतों में बहुत दिक्कत है वित्त वगैरह की। हमने अशोक मेहता समिति बनाई 1977 में। कब बनाई थी? 77 में। और इसने कहा कि साहब ये पंचायतों के 2 स्तर नहीं, पंचायतों के 3 स्तर नहीं, 2 स्तर हों। कितने स्तर हों? 2 स्तर। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत बनाओ, केवल जन पंचायत को हटाओ। पर इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में जीवी के राय समिति 1985 में आई। ये कोई विशेष काम इनमें नहीं हो पाया। जो विशेष काम हुआ वो इन 2 समितियों के कार्यकाल में हुआ। LM सिंघवी समिति और PK थुंगवन समिति, ये दोनों ही समिति जब थी तब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। कौन थे? राजीव गांधी का विशेष योगदान रहा है भारत को पंचायती राज के शासन व्यवस्था लागू करने में। राजीव गांधी कार्यकाल में ये 2 समितियां जो बनाई गई, और LM सिंघवी समिति ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया, जब ये बनाई गई LM सिंघवी समिति, क्या कह दिया? ये कह दिया कि भाई जब तक आप पूरे देश में पंचायतों में एक रूपता लेके नहीं आओगे तब तक पंचायतें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। तो यानी कि आपको एक रूपता कैसे आएगी? विषय तो राज्य का है, और राज्य को ही कानून बनाने का अधिकार है। राज्य ही तय करेगा कि सरपंच कैसे बने, सरपंच को क्या पावर दूं, पंच कैसे बने, पंच को क्या पावर दूं। ये राज्य का विषय है। पर जब तक व्यवस्था एक जैसी ना होगी तब तक सफल होने की संभावना कम ही है। अब एक जैसी हो कैसे पाए साहब? एक जैसी करने के लिए आपको संविधान में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी कि पंचायतों के संबंध में आपको संविधान में ही कोई ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जिससे कि सारे राज्य उसको क्या करें? फॉलो करें, सारे राज्य उसके जैसे ही बनाए। PK थुंगवन समिति आई, उसने भी यही कहा कि साहब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, और हमने उनकी इस बात को माना। नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, 1992 में हमने हमारे संविधान में एक संशोधन किया। तो संशोधन था कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। हमने संविधान में एक संशोधन किया। जो कौन सा संशोधन था?
73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अब ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था, ये पेश किया गया था बिल 1992 में, लेकिन इसे पढ़ा कब जाता? 1993, क्योंकि पास कब हुआ? तो 93। यानी हम इसको क्या कहते हैं? 73वां संविधान संशोधन 1993। वैसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में, क्योंकि इसके तहत जो कानून बना, इन जो संशोधन मतलब होता है बदलाव, 73 बदलाव था। तो बदलाव था क्या? बदलाव था पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना? क्या था? पंचायती राज अधिनियम 1900, आपको 92 ही मिलेगा, बहुत सी जगह लिखा, क्योंकि 92 में पेश किया गया था, वो 93 में पास हुआ था, और फिर इसे लागू 93 से ही कर दिया गया, 24 जनवरी 1993। और 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल, हाँ 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को हमने पंचायत, हर साल देश भर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक है। मैंने क्या कहा? 92, क्योंकि 92 में पेश किया गया था, पारित कब हुआ? 93, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई। ठीक है, हमने पंचायती राज अधिनियम पास करने के लिए संविधान में कौन संशोधन किया है? 73वां संविधान संशोधन। अब ये 73वां संविधान संशोधन किया, संविधान में बदलाव किया, तो बदलाव हुआ क्या? ये तो देख हमने कब हुआ, इसके कहने पे हमने कहा साहब LM सिंघवी समिति, PK थुंगवन समिति, है ना, इन समितियों के आधार पे हुआ। कब हुआ? 1993 में हुआ। कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन था। ठीक है, और ये किस तारीख को हुआ? तुमने कहा साहब 24 अप्रैल 1900। इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब से मनाने की शुरुआत हुई? 2010 से शुरुआत। तो यहाँ पर हमें जो याद रखना है चीजें, वो यह रखना कि साहब इसके तहत संशोधन किया क्या। तो इसमें हमने संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक कुल कितने हैं? 16 अनुच्छेद जोड़े। क्या जोड़े? 16 अनुच्छेद। आई बात समझ में? संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक, का से लेके ड़ा तक, इस तरीके से पढ़ सकते हो। या अनुच्छेद कितने जोड़े? 16 जोड़े। प्रावधान क्या किया गया? पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। समझ में आ रही बात मेरी? क्या कह रहा हूं? संविधान में 73वां संशोधन हुआ 1993 में। ठीक है, इसके तहत क्या संशोधन किया गया? हमने कहा साहब संविधान में भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक को कुल 16 अनुच्छेदों को पंचायती राज व्यवस्था संबंधित ऐड किया, जोड़ा। ठीक है, सुन लिया? ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ, ये पॉइंट वेरी 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 मोस्ट है। आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो याद कर ही लेना, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अब इसके तहत हमने क्या किया? जो स्थानीय स्वशासन है, ये देखिए, ये स्थानीय स्वशासन, इसको हमने, अब एक तो 73वां क्लियर हो ही गया आपका। 73वां किसके लिए हो गया? पंचायतों के लिए हो गया। तो साथ में हमने 74वां किया। कौन सा किया? और 74वां हो गया नगरीय निकाय। कैसे हो गया? नगरीय निकाय माने नगर पालिका, नगर पंचायत। भाई गांव में शासन पंचायतों से होगा, नगरों में कैसे होगा? नगरों में होगा नगरीय निकाय। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित 73वां और 74वां हमने संशोधन किया, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए 3 प्रकार की पंचायतें बनाई गई। ग्राम पंचायत एक गांव के लेवल पर, जनपद पंचायत तहसील के लेवल पर, और पूरे जिले के लेवल पर जिला पंचायत। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए हमने 3 प्रकार के सिस्टम बनाए। उनमें नगर निगम, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, बड़े शहरों में क्या बनते हैं, नगर निगम। जिन शहरों की आबादी 1 लाख तक है, 1 लाख है ना, 1 लाख तक है, 20,000 से 1 लाख के बीच में, उन्हें बनाए जाते हैं क्या, नगर पालिकाएं। और जिन शहरों की आबादी 5,000 से 20,000 के बीच में है, जैसे उन्हें बनाए जाते हैं नगर पंचायत। हमारा अशोक नगर नगर पालिका है, हमारा ईसागढ़ नगर पंचायत है, ठीक है, या पिपरई नगर पंचायत है। छोटे शहर हैं, इंदौर भोपाल क्या है, नगर निगम। बात समझ में आई आप लोगों को? ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं स्थानीय शासन को लेकर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ना आए तो कह दीजिए, मैं कल पूछूंगा और गत के दूंगा तुम्हें प्रसावत राम। देखो, अब हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, बाकी तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा पूरा। क्या पढ़ना है भाई? स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गांधी जी कहते थे ना, राम राज्य या ग्राम राज्य। गांधी जी इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, ये नोट्स में से पढ़ रहा हूं मैं आपके में से, है ना, राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि 1993 में संविधान 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया। हालांकि 40 में सरकार को निर्देश दिए गए थे, पर 40 में यह फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि अनुच्छेद 40 में ये नीति निर्देशक तत्व में था, और वो राज्य अपनी मर्जी से लागू करते थे, और राज्यों ने अपने अपने अलग अलग व्यवस्थाएं बना रखी थी। पर वास्तव में पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था कैसे लागू हुई है? 73वें संविधान संशोधन। बात समझ में आ रही है मेरी? और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। 73वें और 74वें, 73वें का संबंध है ग्राम पंचायतों से। और अब यहाँ पर आप 73वां 74वां में आपने ये चीज और देख लेना। जैसे मैंने कहा कि 73वां 74वां संविधान संशोधन कायम हुए हैं संविधान के भाग 9 में हुए हैं। कायम हुए हैं भाग, ये दोनों भाग 9 में है। और आर्टिकल 243 कितना है? 243। ए से लेकर ओ तक तो हमारा क्या है? ग्राम पंचायत है। और ओ के बाद पी से लेके जेड तक काय की बात की गई है? 74वें में नगर पंचायतों की। समझ में आ रही है? ए से लेकर ओ तक की बात की गई है 73वें संविधान संशोधन में। ग्राम पंचायतों को लेकर अनुच्छेद कौन से हैं? ए से लेके ओ तक। 243 ए से लेके ओ तक। और 74वें में नगर पालिकाओं की बात की गई है, पी से लेकर जेड तक। साथ में अब एक चीज आप और याद कर लेना, यहाँ यहीं साथ में कर ही लेना, कि इससे जो हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध कैसे है? कैसे है? 73वें संविधान संशोधन से। कैसे? या पंचायतों से, या ग्राम पंचायतों से, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची का संबंध कैसे है? पंचायतों से। 11वीं अनुसूची आर्टिकल 243 ए से लेके ओ, संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 आर्टिकल 243 ए से लेके ओ। और 11वीं अनुसूची का संबंध कैसे है? पंचायती राज या 73वें संविधान संशोधन से। कैसे? ठीक है, सुन लेगा। संविधान संशोधन कौन सा है? अब मत बोलना कोई, मैं जिससे पूछूं, तू बता। लास्ट में बताना कौन? यहाँ बिल्कुल, तू बिल्कुल इस तरफ। हाँ तू, कौन सा संशोधन है? 73वां। इसमें 73वें संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद पूछ रहा हूं, अनुच्छेद। 243 में कहां से ले कहां तक? ए से लेके ओ तक। वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 11। ठीक है, चलो बता दिए उसने, सामने लिखे हैं, नींद याद रहता है। ऐसे ही 74वें संविधान संशोधन से 12वीं कौन सी अनुसूची? 74वें संविधान संशोधन का मतलब कैसे है? नगर निगम से। इसके अनुच्छेद कितने हैं? पी से लेके भाग, कोई भाग वो ये 9, भाग दोनों के लिए भाग 9 है।
भाग 9 का संबंध पंचायतों से और नगर पालिकाओं से है। ठीक है, भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों संबंधित अनुच्छेद ए से लेके ओ तक और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है ना। भाग 9 में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 बी से लेके जेड तक और 12वीं अनुसूची को जोड़ा। समझ में आ गई? ठीक है, अब इन अनुसूचियों में बात की गई है, जैसे कि राज्य के विषय और केंद्र के विषय थे 7वीं अनुसूची में। काय में थे? काय में थे? राज्य के कौन कौन से काम है, केंद्र के कौन कौन से काम है, समवर्ती सूची में कौन कौन से काम है, ये व्यवस्था काय में की गई थी? 7वीं अनुसूची में काम की गई थी। ऐसे ही अब पंचायतों के क्या काम होंगे और नगर पालिकाओं के क्या काम होंगे। पंचायतों के काम बताए गए हैं काय में? 11वीं अनुसूची में। काय में बताए गए हैं? पंचायतों के काम है भैया 11वीं अनुसूची में। पंचायतों को कुल 29 काम दिए गए हैं। कितने काम दिए गए हैं? 29 काम दिए गए। कितने काम दिए गए हैं? ऐसे ही नगर पालिकाओं को 18 काम दिए गए। कितने काम दिए गए? 18 काम। यानी कि पंचायतों के पास कितने विषय हैं? 29 विषय। ये कहाँ लिखा हुआ है? 11वीं अनुसूची में। कहाँ लिखा हुआ है? और नगर पालिका के पास कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? 12वीं अनुसूची में। सही में आ रही है बात? 11वीं अनुसूची का संबंध 73वें संविधान संशोधन से है। 12वीं अनुसूची का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से है और 74वें संविधान संबंध नगर पालिकाओं से। तो ये 73वें के तहत भाग 9 में 243 ए से लेके ओ और 74वें के तहत भाग 9 में पी से लेके जेड जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में हमने 29 विषय गांव को दिए, जैसे कि सफाई है ना, पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ऐसे कितने 29 विषय किसको दिए गए हैं? गांव की साफ सफाई ग्राम पंचायत करवाएगी। गांव में प्राथमिक चिकित्सा, प्राइमरी स्कूल, ये सारी व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ग्राम पंचायत के अंदर। ऐसे ही शहरों में है ना, शहरों में जो है स्थानीय कर, हाट बाजार पर कर, पेयजल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है ना, ये सब कौन करवाएगी? नगर पालिका। ऐसे कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। समझ में आई? ये व्यवस्था कर दी हमने 73वें संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? देखिए, तो बस 73वें 74 संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघ व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को लाकर खड़ा कर दिया। कौन से स्तर की सरकार? तीसरे स्तर। क्योंकि अभी तक केवल 2 ही सरकार रहती, केंद्र सरकार और अब ये 30 सरकार आ गई। कौन सी? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार माने पंचायत और या तो पंचायत या फिर, समझ में आ रही प्यारे? तो कछु कुछ समझ में आ रही है? सही सही, झूठी तो नहीं आ रही? तो तोए बगल में बेटा प्यारे मोहन, आ रही ना बात समझ में? समझना पड़ेगा है ना, मम्मी के पेट से कोई सीख के नहीं आए। दुनिया में आके हम सब सीखते हैं। हो सकता है कम कम सीख पाए, कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं, कुछ कम सीख पाते हैं, पर हम बार बार जब हम ठान लें कि करना ही है, सीखना ही है, तो फिर सीख ही जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि ना सीख पाए, फिर तो सीख ही जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कुछ, फिर धीरे धीरे आने लगता है। पर प्रयास तो शुरुआत से ही मजबूती से होने चाहिए। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है सीखने की। प्रयास भी अगर कर देंगे आ ही नहीं रहा तो फिर छोड़ो, रहने दो, नहीं सीखते हैं तो फिर तो कहानी बेकार है ना, फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, तीसरी सरकार आ गई भैया। पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। देखो, अब देश कब आजाद हुआ? 1947 में, और ये लागू कब हो पाया? 1993 में। एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत सी समितियां बनी हैं। देखिए, वर्ष 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। साथ ही राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया बताओ जरा? राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए क्यों कहा गया? तू बता। मैंने मुंह बात है, मुंह से काय पूछ ली? तुझसे का पूछ ली मैंने? तू मुंह देख के काय बहरा रही है क्या? तू मैं जा पढ़ ले एक बार लाइन पूरी, समझ है तुझे? मुंह मत देखे, एक बार पढ़, क्या लग रही? पढ़ ऊपर से, क्या लग रही? और जवाब दे मुझे, तू क्या समझ गई? घबरा मत बिल्कुल।
हाँ, घबराए मत, बढ़िया बोल रही है, अच्छा बोले बोल। बलवंत राय मेहता समिति है, हाँ। ठीक है, पहली समिति थी, अच्छी बात है, फिर। पूरी लाइन तो पढ़ना। क्या कहा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को हमने मान लिया, लेकिन मान लिया, लेकिन पंचायती राज स्थापित करने के राज्यों को, देख मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। वर्ष 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया, तथा साथ ही सभी राज्यों को, यहां से बोल रहा हूं, सभी राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि सभी राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया, क्यों? राज्यों से क्यों कहा गया? हाँ, क्यों कहा गया राज्यों से? तू बता ओमवती। हाँ बेटा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राज्यों से ही क्यों कहा गया क्रियान्वित करने के लिए? क्यों कहा गया? तू बता बेटा, पास वाली लड़की। राज्यों से ही क्यों कहा गया, प्रश्न समझ आ रही है? राज्यों से ही क्यों कहा गया है पंचायती राज्य को क्रियान्वित करने के लिए? आखिरी कौन है बेटा, तू बता, लास्ट वाला। हाँ बोल। राज्यों से क्यों कहा गया क्रियान्वित करने के लिए? राज्य के विषय। बात समझ। अब मेरी बात सुनना यार, मतलब मैं कितना ही समझा दूं, ऐसा कचड़ा बैठा है। साधना, तू समझ रही है, समझ रहे हो? साधना, तुझे सही में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कचड़ा बैठा हुआ है, जिनसे पहले ही बात इस बात पे खोल चीर के तय हो गई कि भाई पंचायतें क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि राज्यों का विषय है। तो ये पहले ही समझा दिया गया था। अभी हाल की बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायतें बनाओ, वो केंद्र सरकार ने कह दिया कि साहब पंचायतें बनाओ। किससे कह दिया? क्यों कह दिया? क्यों? राज्य का विषय है, 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय है। समझा के, समझा के ही फिर पूछ रहा हूं क्यों, मतलब जरा सी इंटेलिजेंसी की आप इनसे आशा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल बेईमानी है। मैं थोड़ी सी जिस दिन अगर आपसे व्यवस्थित चर्चा करूं, अगर बुई असोनर की लपोड़ियां ना मारूं, तो आप लोगों को तो बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ता ना। आप बिल्कुल अपने अंतःकरण में स्वीकार करते कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम क्या है, क्यों अब आप ये सोचो कि यार थोड़ा सा अगर आप इस, मतलब आप अपनी भाषा को, अपने मानसिक स्तरों को यदि आप व्यवस्थित नहीं करोगे, तो फिर आपको कैसे क्या होगा यार? आप अपने हिसाब से जी रहे हो। आप इसमें क्या था तेरे को बेटा? क्यों मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि राज्यों से क्रियान्वित करने के लिए क्यों कहा गया, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रही? तू मोमबत्ती ने जाने क्या कह रही थी, और तू तो जवाब देने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हम क्या बतरान कर रहे हैं। क्या नाम है तेरा? हाँ जी। शिवानी बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? क्यों मोमबत्ती? मोमबत्ती गुर खाए मती। क्या करूंगा यार मैं? अभी हाल पूरी कहानी पढ़ा के आया हूं, यही की यही कहानी समझाई है, पूरी कहानी शब्दों में सुनाई है, बस यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए दिक्कत आ रही है ना भैया। उसके कहने पर राज्यों से कहा गया, और पहली बार किस राज्य ने क्रियान्वित किया? सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी, और उस दिन ये संपूर्ण राज्य में, राजस्थान में लागू कर दिया गया।
ये अभी हाल बताया, लिखा हुआ है। जो कहानी सुनाई है बस वो शब्दों में अभी सिर्फ मौखिक थी और अब लिखित है, इससे इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। किंतु वांछित, वांछित मतलब क्या होता है, जो हमें चाहिए। कह रहा हूं हिंदी पढ़ लो लेकिन नहीं आ रही समझ में, है ना, तो इसीलिए ना तो आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं और परिणाम चीज चाहते हैं। किंतु वांछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया और अनेक समितियों का गठन किया गया जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की। वो अनेक समितियां हम अभी पढ़ चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके तुंगवन समिति, है ना, एम एल सिंघवी समिति। ये समिति कब बनी, कहाँ कब, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है और ये समिति मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और एल.एम. सिंघवी समिति और तुंगवन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान विधेयक, संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया। लेकिन आपको पता है कि ये पास नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये पास हो जाता तो हम 64वां संविधान संशोधन विधेयक ही न पढ़ते। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 73वां। फेल हो गया होगा ना, मतलब पहले प्रयास थे इनके, राजीव गांधी जी ने प्रयास किया था, इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। तत्पश्चात वर्ष 1992 में पंचायत संबंधी प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संसद में लाए। इसे लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992, समझ में आ रही है, 92 क्यों कहते हैं, 22-23 दिसंबर के महीना, मतलब आखिरी 92 में पेश किए गए, राज्यसभा लोकसभा पास भी करवा लिए। लेकिन ये लागू राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 93 में, या लागू कब हुए, 24 अप्रैल 1993, इसलिए 93 शब्द ज्यादा आता है, ठीक है, क्लियर। 92-93 में कंफ्यूज मत होना कि 92 के 93, क्योंकि 92 में पेश किया गया और 93 में से लागू किया गया, ठीक है। 17 राज्य में विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं ये विषय पंचायतों से संबंधित था और पंचायत राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सूची के विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है और आधे से ज्यादा राज्य इस पर स्वीकृत, लोकसभा और राज्यसभा तो यानी संसद तो स्वीकृत करे ही करे, संसद तो स्वीकृति दे ही दे, पर संसद की स्वीकृति से काम नहीं चलेगा। जब भी केंद्र सरकार राज्य के विषय में कोई कानून लेके आती है तो राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। जैसे कि अभी हम क्या लेके आए थे, जीएसटी, याद है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, राज्यों का, राज्य भी तो अपने अपने कर उगाते थे, राज्य की अपनी कर व्यवस्था थी, और अब सारे करों को समाप्त करके एक कर लाया गया तो राज्यों की सहमति भी तो आवश्यक है। इसलिए हमने केवल भारत की संसद से ही स्वीकृति नहीं ली, उन राज्यों से भी स्वीकृति ली, यानी आधे से ज्यादा राज्य भी इसमें हाँ कह दे कि हाँ साहब ऐसा सिस्टम आप बदल दो तो ठीक, क्योंकि ये पंचायत है, पंचायती राज राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक थी। लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के बाद हमने भारत की 17 राज्यों की विधानसभा से भी इसकी स्वीकृति ली। बाद में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। अतः इस दिन हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। 73वें संविधान अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश में संघीय लोकतंत्रात्मक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नया युग आ गया, कौन सा नया युग आ गया, पंचायती राज में एक नई सरकार आ गई, तीसरे टाइप की सरकार आ गई, है ना, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब ये कहाँ किया गया, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद ए से 243 ए से लेकर ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, इसके द्वारा पंचायत गठन, पंचायतें कैसी होंगी, संरचना, उनका चुनाव कैसे होगा, उनमें कितने सदस्य होंगे, सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद सदस्य,
सारी व्यवस्था, सदस्यों की अहर्ताएं, कौन व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकेगा, योग्यता 21 वर्ष से है ना, पंचायतों के पास क्या पावर होंगे, क्या शक्तियां होंगी, और प्राधिकार क्या है, और उनका काम उत्तरदायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके उत्तरदायित्व आदि के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कहां से लेकर आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक भाग 9 में, ठीक है। और अनुसूची 11 में उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्या की गई हैं? उनकी सूची दी गई है। 29 विषय पर कानून बनाने का क्या दिया गया है? अधिकार। ठीक है। अब 11 अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख किया गया जिन्हें पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति है। और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ। प्रवर्तित का मतलब क्या होता है? लागू होना। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसे 25 जनवरी 1994 को लागू किया था। और 25 जनवरी को क्या पड़ता है? मतदाता दिवस। क्या पड़ता है? मतदाता दिवस। आज के लिए इतना ही बस। फिर मैंने आपको इंट्रो दिया है। इंट्रो पूरी क्लास में केवल ये इंट्रोडक्शन था कि हम पढ़ने वाले क्या है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इन सभी पंचायतों के तीनों प्रभाग की। ग्राम पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, और जनपद पंचायत क्या होती है। कल हमारी अगली क्लास है।